हेलो एवरीवन। मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और राधा रानी की कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी होगी। डियर्स, आज हम लोग सीटेट को ध्यान में रखते हुए आज क्लास फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली अभी आप ये मत सोचने लगेगा कि इससे पहले की क्या सीटेट की क्लास नहीं थी या सीटेट को ध्यान में नहीं रख के पढ़ाया गया है। ऐसा बेटा कुछ नहीं है। देखिए एक बात समझिएगा मेरी, कि जैसा कि हम लोग सीटेट को 120 प्लस स्कोर करने के लिए जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रैटेजी करी हुई है, जैसे हमने प्लान किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसके हिसाब से आज हम लोग क्लास फर्स्ट करेंगे। मतलब ये हुआ कि इससे पहले के जो भी कंटेंट हम पढ़ रहे थे, थ्योरी में जो भी पढ़ रहे थे, वो सीटेट के साथ साथ दूसरी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होंगे, है ना। और आज से हम लोग प्योरली सीटेट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग पहली क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट में क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करना, क्वेश्चन सीरीज को जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी से हमारा स्कोर बनता है। तो आज हम लोगों को उस बात को भूल जाना है, जैसे कि किसी भी विद्यार्थी का लास्ट एग्ज़ाम में सपोज दैट क्वालिफाई नहीं हो पाया है या 90 से उसका स्कोर कम रहा है, कुछ भी, तो आज से उन चीज़ों को भुला करके आज अपने चैनल से हम लोग जुड़ेंगे और डे बाय डे सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। सिर्फ सीडीपी ही नहीं करेंगे, है ना। मेरा उद्देश्य है आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर सहयोग करना और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको स्कोर दिलाने में आपकी मदद कर सकें, ठीक है। तो उसी सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग सीटेट की पहली क्लास को डिस्कस करेंगे। यहाँ से आज से कोई भी विद्यार्थी अपनी क्लास को मिस नहीं करेगा, ठीक है। अगर करेंगे तो रिजल्ट कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, तो आज से बेटा प्लीज़ मत कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि सीटेट आपका अच्छा हो और सीटेट का एप्लीकेशन आपने किया हुआ है, ठीक है, तो ये विश्वास कीजिएगा कि आपको कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है और एक एक क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेगा। और ये तभी हो पाएगा, इसका विश्वास आपको तब हो पाएगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और वापस आएंगे तो आप कहेंगे कि बहुत बेहतर था, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जैसा कि स्ट्रैटेजी हम लोगों ने बनाई हुई है, प्लान हमने उनको किया हुआ है, उसी प्लान के अकॉर्डिंग आज हम लोग अपनी पहली क्लास करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इसको पढ़िए, ठीक है। लिखा हुआ है कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर विकास दर्शाता है, ठीक है। तो देखिएगा विकेंद्रीकृत विकास का सिद्धांत कहलाएगा ये, मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत कहलाएगा ये, विकर्णी विकास का सिद्धांत। विकर्णी समझते हो क्या होता है? इसको डायगोनल बुलाते हैं। ये डायगोनल डेवलपमेंट की बात कर रहा होता है। डायगोनल आप समझते हो क्या चीज़ होती है, ठीक है। सो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका बनता है फर्स्ट, मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। दूसरा देखेंगे समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है? इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है, जिसमें विविध संस्कृति या धर्म या पृष्ठभूमि से आए हुए सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे पढ़ाए जाने का प्रावधान है। पूछ रहे हैं कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब किस पर आधारित है, क्या बताती है वो। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है कि सामाजिक संतुलन को बनाने की बात करती है। नहीं भैया, समता एवं समान अवसर। एक बात तो है, समता का भी ध्यान रखती है समावेशी शिक्षा और सभी विद्यार्थियों को समान अवसर भी उपलब्ध कराती है, तो इसलिए यह उत्तर तो श्योर हो जाता है। बाकी सी ऑप्शन पढ़ के देख लेते हैं कि सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण नहीं होगा, विश्व बंधुता की बात यहाँ पे कोई होगी नहीं। सो आपका सेकेंड ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू हुआ था। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो था वो 1995 में आया था। इसके बाद 2007 में संसद द्वारा पारित करके 2016 में इस अधिनियम को लागू किया गया, ठीक है। इसका कंप्लीट नाम ही है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016, कंप्लीट नाम है, इसलिए उसका उत्तर बन जाएगा आपका ये वाला डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं
क्वेश्चन नंबर 4, सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो देखिएगा, सृजनात्मकता क्या चीज़ होती है? ये क्रिएटिविटी है, ठीक। तो सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो द्रव बौद्धिकता, अभिसारी सोच, विविध सोच, रवाधार बौद्धिकता। सो ऑप्शन इसका विविध सोच। विविध सोच क्या होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। इसलिए उत्तर आपका बन जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है, ध्यान दीजिएगा, तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? मतलब ये है कि जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, अगर वो किसी लैंग्वेज से इफेक्ट हो रहा है, तो इस मेथड को, इस व्यवस्था को, इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाषा निर्धारित है। क्या? सोच। क्लियर है ना? क्योंकि आपकी जो सोच है, समझ है, वो किस पर डिपेंड कर रही है? आपकी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड कर रही है। आपके संज्ञानात्मक पक्ष, संस्कृति पक्ष और सामाजिक भाषा दृष्टि से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। लिख रखे हैं, किसी वस्तु की स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होती है? तो ये संवेदीगामक अवस्था में देखने को मिलती है। आप जानते हो ये सारी चीजें आपकी जो लिखी हुई हैं, वेट, ये आपकी सारे के सारे ना पियाजे के लेवल ही हैं। पियाजे के स्टेप सारे लिखे हुए हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक अवधारणा के संबंध में बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मूल्यांकन को क्या समझा जाए? मूल्यांकन को फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन समझते हो ना? असेसमेंट या इवैल्यूएशन में से कोई एक है। तो देखिए, मूल्यांकन जो होता है वो इवैल्यूएशन होता है और आकलन जो होता है वो आपका असेसमेंट होता है। सो यहाँ मूल्यांकन लिखा है और दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एक जो होता है उसको एक सीमित व्यवस्था में होता है ना, शैक्षिक क्षेत्र में ही किया जाता है, एजुकेशनल लोकेलिटी में ही किया जाता है, और जो मूल्यांकन है वो आपका वृहद है और कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, बड़े लेवल पे होता है। इसमें आपकी पर्सनालिटी की भी जांच करी जाती है। सो मूल्यांकन के संबंध में जो क्वेश्चन है इसमें लिखित कार्यों पर आधारित होना है, ये नहीं होगा, क्योंकि लिखित कार्यों पर आधारित हो सकता है आपका असेसमेंट, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, नहीं भैया केवल अंकों के संदर्भ में करना चाहिए, नहीं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ठीक है। इसका आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा वाला? चौथा। नेक्स्ट पर आते हैं। बेटा समझ में आ रहा है? उम्मीद है कि आपको ठीक लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा, बीच बीच में मैं आपको थ्योरी के कंटेंट भी कराऊंगा, लेकिन एक नए तरीके से मैं आपको नेक्स्ट क्लास से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। नए तरीके से इन द मीन्स होगा कि जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो, प्लस थ्योरी कंटेंट पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो, ठीक है। और आपको अलग से थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, हर क्वेश्चन के नीचे उसका मैं डिटेल देने वाला हूँ और उसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि थ्योरी को पहले अलग पढ़ें और कंटेंट को पहले अलग पढ़ें, दो चीज़ों पे काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट क्लास करने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन को देखें और समझें, और कोशिश मैं करूँगा कि जहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हों कि जहाँ पर आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, और इनकेस कभी होती भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बोल देंगे तो मैं उन चीज़ों को आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। देखिए मेरा काम है कि आपको हर हाल में एग्ज़ाम क्वालिफाई कराना, और क्वालिफाई ही नहीं कराना, अच्छे स्कोर तक ले जाना, ठीक है। तो आते हैं, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? तो देखिएगा, ये आपको फर्स्ट ऑप्शन बनाएगा, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। जो संरचनात्मक दृष्टिकोण होता है उसके हिसाब से जो सीखना होता है ना, एक सक्रिय, देखिए अगर कोई व्यक्ति सक्रिय नहीं है और समाज में नहीं है तो उसका सीखना संभव ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण हो सकती है? तो देखिए, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो देखिए, स्व प्रयास व पहल जो शामिल होंगे वो आपका आ जाएगा, यस,
निगमनात्मक विधि तो होगी नहीं। देखिए अधिगमकर्ता केंद्रित विधि मतलब क्या होगा, इसमें जो लर्नर होगा वो सेंटर में होगा। लर्नर की सारा ख्याल रखा जाएगा कि वो कैसे सीख सकते हैं, और जब लर्नर खुद उसका एक एक्टिव पार्ट होगा, खुद शामिल होगा, खुद पहल करेगा, लर्निंग बाय डूइंग वाला सिस्टम है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। बच्चों की गलतियां क्या हैं? बच्चे जो गलतियां करते हैं उसको आप किस तरह से देखते हो? तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। ये तो गलत बात है, गलतियां कभी महत्वहीन नहीं होती हैं, वो भी कुछ न कुछ हमें सिखा के जाती हैं। प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं बच्चे। सी ऑप्शन देखिएगा, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, नहीं। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, अधिगम का एक भाग है, उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं, किसके? बच्चों के। ठीक है, अधिगम का एक भाग है मतलब जो गलतियां होती हैं बच्चों की वो लर्निंग का एक हिस्सा होती हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा गलतियां नहीं कर रहा है तो अर्थ हो गया कि वो सीख नहीं रहा। अगर वो सीख रहा है तो स्वाभाविक है कि उससे गलतियां जरूर होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्या लिख रखे हैं कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी का उत्साह भंग होगा। ये तो देखो गलत लिखा हुआ है। विद्यार्थी का भाई उत्साह क्यों भंग होगा? अगर उसके अध्यापक को उसकी क्षमताओं के बारे में पता होगा। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, नहीं प्रभाव तो पड़ता है, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, ये अच्छी बात है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को समझेंगे हम लोग। यहाँ पे जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? देखिए क्या है भाई, जीन पियाजे का जो सिद्धांत था वो किस थीम पर आधारित थे, क्या वो बताना चाह रहे थे? सो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, तो क्वांटिटेटिव से कोई लेना देना नहीं होगा। क्वालिटेटिव थॉट्स या फॉर्मेट से लेना देना जरूर है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बिल्कुल सही है ना। क्वालिटी में फर्क तो आते हैं, बच्चों की सोच जो होती है वयस्कों से कैसी होगी? भिन्न होगी। कहने का अर्थ ये है कि पियाजे ये कहना चाह रहे थे कि बच्चों की समझ व सोच जो होती है वो बड़ों से बहुत हद तक भिन्न होती है, इसलिए कभी भी बड़ों को अपने जैसी सोच के साथ बच्चों के साथ व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों को समझने के लिए उनकी साइकोलॉजी, उनके डेवलपमेंट और किस स्टेज में बच्चों के अंदर किस तरीके के थॉट्स आते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज आप एक अच्छे अध्यापक नहीं बन पाएंगे और बच्चों को सिखाने में आप असमर्थ हो जाएंगे। आप बच्चों को कभी सिखा नहीं सकते। ठीक है, सिंपल है। अगर हम लोग भी अपना बचपन थोड़ा सा याद करें, है ना, तो हमारी सोच ही अलग थी, समझ ही अलग थी। ठीक, ऐसा लगता था कि माता पिता जो सोच रहे हैं ना वो काफ़ी पुरानी सोच है और ख़राब सी है, कहीं ना कहीं वो मेरे विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, या मुझे खेलने नहीं दे रहे हैं, या मुझे पढ़ने के लिए फोर्स कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें मालूम नहीं थी कि पढ़ाई का अर्थ क्या होता है, या वो मुझे सीखने के लिए क्यों प्रेशर बना रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि आप पढ़िए और सीखिए, है ना। वो सब चीज़ें हम लोगों को नहीं पता था। अब हम लोग बड़े हो गए तो लगता है कि नहीं, सीखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का एक उदाहरण है? देखिए प्राथमिक सामाजिकरण का उदाहरण है परिवार। ठीक, एक मिनट, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके हो चुके हैं तो इसको मैं हटा रहा हूँ और देखिएगा फिर से आएंगे। ये ऑप्शन आपका ठीक होगा, परिवार, है ना। प्राथमिक सामाजिकरण का उदाहरण होने का मतलब ये हो जाता है कि जो प्राइमरी पार्ट हो जाता है सोशलाइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। वयस्कता तो समझते ही हो आप, है ना। संक्रमण का मतलब होता है कि उसको डेवलप करने में हेल्प कर दे, है ना। ट्रांसमिशन होता है, संक्रमण का मेन ये होता है ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिटेड करती है। तो देखिएगा वो अवस्था है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था में वयस्क अवस्था के गुण आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, वैसे तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था को हम पीछे कंटेंट में, थ्योरी में पढ़ के आ चुके हैं। जिन बच्चों को इसके बारे में कहीं कोई संदेह हो, डाउट हो, समझने में मुश्किल हो, या फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हो तो वो जाकर के इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी है बेटा, प्लेलिस्ट में जाके देखिए और हर लेक्चर आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा को प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहा जाता है। तो उसमें बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय अन्वेषक के रूप में होते हैं, ठीक है। अन्वेषक का मतलब होता है जो बच्चे खोजबीन करें, है ना, सक्रिय अन्वेषक के रूप में, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, एक शिक्षक को चाहिए कि क्या करना चाहिए उसे, देखते हैं। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं को अनदेखी करे। देखो, अनदेखा तो शिक्षक को कुछ करना भी नहीं है वैसे भी। यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हुए महत्व देती है। यस, ये बढ़िया ऑप्शन है। एक शिक्षक यह संप्रेषित करे, बताए कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और उसको क्या करती है, महत्व देती है, ठीक है। और विद्यार्थियों के बीच तुलना करें। देखो, विद्यार्थियों के बीच शिक्षक को तुलना करना ठीक नहीं है, इससे उनकी कौशल मंद हो जाएगी। वह विशेष समुदाय के बच्चों को बढ़ावा देगी, ये तो विभेद हो जाता है जो शिक्षक को कतई कहीं पर भी नहीं करना है। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब श्यामपट्ट पर लिखे उत्तरों की नकल करते हैं। अरे भैया, इसमें वो सक्रिय कहाँ से होंगे, ये तो नहीं होगा। वे विभिन्न गतिविधियों कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बहुत बढ़िया। बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत बढ़िया सीखेंगे अगर वे उस काम में स्वयं हो, मतलब उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, तो उन कामों को बहुत अच्छे से सीखते हैं। कभी ध्यान दीजिएगा, जैसे बाइक चलाना है, कोई गेम खेलना है, ठीक है, इन चीज़ों के लिए बच्चों को कभी बहुत ज़्यादा प्रेरित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना ही तो इनके लिए कोई बुक बनी है कि गाड़ी कैसे चलानी है, साइकिल कैसे चलानी है, ठीक है, या मोबाइल फ़ोन कैसे चलाना है। ये सारे बच्चे आप देखते हो ना कि खुद से खुद सीख लेते हैं। उसका रीज़न सिर्फ ये होता है क्योंकि वो इसके लिए तत्पर होते हैं और सक्रिय होते हैं। तो जिन कामों के लिए आप स्वयं सक्रिय होंगे उसमें लर्निंग आपकी बहुत इफेक्टिव होगी, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सारे ऑप्शंस को लेकर के डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आज का पेपर थोड़ा सा इजी भी है ना, और देखेंगे अगली बार मज़े आएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ जो होती हैं के कुछ उदाहरण हैं। तो जो ग्रेडिंग व्यवस्था है, जो कोडिंग व्यवस्था है, जो अंकन है, क्रेडिट संचय प्रणालियाँ हैं, ये क्या होती हैं, ठीक है। तो ये कर क्या रही हैं, ये ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधियां हैं। मतलब ये हो गया कि जो लर्नर है उस जो अचीव कर पा रहा है उसको असेस करने के लिए जो कैलकुलेशन करी जा रही है वो ये व्यवस्था है ग्रेडिंग की, वही व्यवस्था है कोडिंग की, उसी का नाम है अंकन, उसी का नाम है क्रेडिट संचय। बशर्ते ये सारी व्यवस्थाएं अलग अलग तरीके से उपयोग में लाई जाती हैं, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य सिर्फ ये है कि लर्नर कितना अचीव कर पाया है, इस बात को असेस करना होता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 19 पे। एक समस्या सुधारक बच्चा जो है विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। समस्या सुधारक बच्चा तार्किक उठाइए और फिल कीजिए और देखिए कितना फिट आ रहा है। एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, ठीक है। 20 नंबर पे आएंगे कि जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और संवेग होते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि साइकोलॉजी मानती है कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे पर आधारित हैं, अंतः संबंधित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। बट जनजोग का मानना कुछ अलग था। जनजोग का मानना था कि ये दोनों स्वतंत्र होते हैं। ये एक मिनट रुकेंगे, एक और भी एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे हमारे लग चुका है, उसको ठीक करना है मुझे, मैं ठीक कर रहा हूँ। देखिएगा आपका ऑप्शन सिर्फ सही होगा, आपका सी ऑप्शन, ठीक है, ये वाला। चलिए, तो जनजोग क्या मानते थे कि संज्ञान और संवेग क्या हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। 21 आएंगे, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहा जाता है। मतलब ये है कि समाज में जो विभिन्न लिंग हैं उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य लोग क्या सोचते हैं। तो लोगों के अंदर क्या है, जेंडर रूढ़वादियां हैं। सिंपल है, रूढ़िवादियां क्या होती है, जेंडर रूढ़िवादियां क्या होती है, जेंडर बायस या स्टेरियोटाइपिंग कहा जाता है इसको, ठीक है। जेंडर बायस या जेंडर स्टेरियोटाइपिंग की भी इसको कहा जाता है। तो रूढ़िवादी का मतलब होता है जो पारंपरिक था, मतलब पुरुष प्रधान समाज रहा है
मतलब स्त्रियों को हमेशा निम्न दृष्टि से देखा गया और उनके अधिकारों का हनन या शोषण किया गया है। इसी का नाम है रूढ़िवादी, जो हमारे घरों में आज भी व्याप्त है। ठीक है, आइए 22 को देखेंगे। के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। के अनुसार चेक करते हैं। के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा संस्कृति को, ठीक है, देखिएगा इस पर आपका लियो वाइगोस्की सही होंगे। क्यों? क्योंकि लियो वाइगोस्की थे वो बच्चे की जो वे ऑफ थिंकिंग होती है, जो उनका सोचना समझना होता है, वो किससे प्रभावित होते हैं, इस बात को वो समझा रहे हैं कि सामाजिक प्रक्रियाएं जो होती हैं, जो सोशल प्रोसेस होता है और जो कल्चर होता है, उसके रेफरेंस से ही बच्चों का चिंतन या उनका सोचना प्रभावित होता है। इस बात को समझाने वाले थे लियो वाइगोस्की। अगले प्रश्न पे आएंगे। वाइगोस्की के अनुसार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये वाला, देखिएगा। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो आपको पढ़ के महसूस हो रहा होगा कि एक बच्चा जो है एक वयस्क के द्वारा उसको सहयोग पहुंचाया जा रहा है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक वयस्क के द्वारा मदद करी जा रही, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो वाइगोस्की इस प्रोसेस को किस नाम से बुला रहे थे? वो थी आपकी पाड़। पाड़ मीन्स स्कैफोल्डिंग। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। स्कैफोल्डिंग या ढांचा या पाड़, इसी को कहा जाता है। और इसी का एक नया नाम भी वो जोड़ देते हैं जिसका नाम है आलंबन। आगे हो सकता है आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाए। 24 को देखेंगे। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? नोटिस कीजिएगा, बात मूल्यांकन की हो रही है। वैसे तो मूल्यांकन सतत एवं समग्र ही होता है, तो देखिएगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है, मतलब इसको सतत एवं समग्र क्यों कहा जाता है? तो केवल संरचनात्मक आकलन गलत, केवल संकलात्मक आकलन ये भी गलत, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए उक्त दोनों विधियों का प्रयोग करना ये भी बिल्कुल सही है, कुछ नहीं करना भैया। ठीक है, आगे आते हैं। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है? तो संरचनावादी उपागम क्रिएटिव मेथड्स की बात हो रही है, क्रिएटिव इंस्ट्रूमेंट्स की व्यवस्था की बात हो रही है कि कौन कौन से संसाधन ऐसे हैं जो संरचनावादी होंगे। उसके लिए क्या जरूरी है? देखिए, दंड नहीं जरूरी है, यंत्रवत याद करना। यंत्रवत का मतलब होता है लिटरली लर्न करना, मतलब जैसा लिखा हो बहु वैसे ही। विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान से नहीं। अनुबंधन इंपॉर्टेंट, अनुबंधन समझते हो? कनेक्टिविटी जिसको कह सकते हो आप, है ना, बॉन्डिंग कह सकते हो, मतलब अध्यापक, विद्यार्थी और व्यवस्था के बीच अगर अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी तो आपका ज्ञान प्रभावी होगा, आपकी लर्निंग प्रभावित होगी। ठीक है, 26 नंबर पे आते हैं। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अभी लास्ट लेक्चर मैंने इसी पर किया हुआ है। जिन विद्यार्थियों को हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच संबंध क्या होता है, अगर वो चीज़ उन्हें नहीं पता है या कम जानते हैं, तो वो लास्ट वाला लेक्चर जा करके प्लीज़ उसको एक बार देखें, है ना। कंटेंट मैं आपको बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा, ठीक है, और क्वेश्चन सीरीज भी करता रहूँगा। देखिएगा, लिखा हुआ है मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करता। बहुत गलत जवाब लिखा हुआ है। इसके बिना तो हमारा विकास ही संभव नहीं है ना। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही परस्पर विकास को प्रभावित करते हैं। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक जवाब है। सेकंड ऑप्शन इज राइट हियर। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही परस्पर विकास को क्या करेंगे? प्रभावित करते हैं। इनके बिना तो संभव ही नहीं है हमारा जीवन। ठीक है, आगे आते हैं। 27 में देखिएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में जो आकलन होता है ना, जो असेसमेंट होती है, वो कैसा होता है? वस्तुनिष्ठ, योगात्मक, मानक संदर्भित नहीं, गतिशील होता है। गतिशीलता समझते हो ना, कि वो लगातार होगा, सत्र के दौरान होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप पहले पढ़ा लेंगे उसके बाद होगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या होता है कि टीचिंग के दौरान ही आकलन भी होता रहता है। ठीक है, इसी व्यवस्था का नाम है कि गतिशील आकलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 28 में। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्लिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? तो बड़ा सिंपल है। कैरोल गिल्लिगन जो थी कोहलबर्ग की स्टूडेंट रही हैं, और इन्हें सिर्फ तकलीफ इस बात की थी कि कोहलबर्ग ने जो भी प्रयोग करे वो सिर्फ बॉयज़ के ऊपर करे, गर्ल्स के ऊपर नहीं किया। और
मोरल कॉन्सेप्ट को लेकर के कैरोल गिल्किन का एक मानना और भी था कि बॉयज़ की अपेक्षा जो लड़कियां होती हैं उनमें जो मोरल कॉन्सेप्ट होंगे वो काफ़ी हद तक भिन्न पाएंगे। तो उनका मानना था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जेंडर बायस दृष्टिकोण रहा, तो इसलिए थोड़ा सा नाराज जरूर थी वो अपने गुरुजी से। देख लीजिएगा, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, समझ लो ना, नारीवादी दृष्टिकोण और नैतिकता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, तो उन्होंने थोड़ा सा इस पे अपना विरोध जताया और यही उनका मुख्य रोल था। आगे आते हैं, कभी कंटेंट में आएंगे तो इन चीज़ों को देखेंगे बेटा, टेंशन नहीं लीजिएगा। और बिल्कुल मतलब बहुत कंफर्ट जोन में जाके पढ़ाई कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। वो हमारा काम है कि हम आपको किस तरीके से परीक्षा में बेहतर सपोर्ट दें, इसके लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए, विश्वास रखिए, राधा रानी की कृपा सभी पर बनी है, इसके लिए चिंता मत करें। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? समावेशी कक्षा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखिए सी ऑप्शन दूर दूर से दिख रहा है, इसमें विभेद नहीं करना है, विभेदित निर्देशन नहीं देना है, बाकी तो ठीक है। उचित समावेशन का पालन करेगा, विविध दृष्टिकोणों का समावेश होगा, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित भी करेगा। लास्ट तो 30 क्वेश्चन, 30 नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉरी देखिए थोड़ा सा स्लाइड हो रही है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका क्या है? इस पर हमको चर्चा करनी है, ठीक है। तो वाइगोत्स्की मानते थे कि शिक्षक को सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करना है, सहयोगात्मक भूमिका निभानी है, मार्गदर्शक ही उसको होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। तो छात्र को क्योंकि वहाँ पर वो इस पर बात कर रहे थे ना, पहाड़ पे, इसके फोल्डिंग पे, वो शिक्षक को भी इसी भूमिका में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने, मार्गदर्शन व समर्थन करना, बहुत बढ़िया चीज लिखी हुई, कुछ सोचना नहीं है। आलंबन का मीन है पाड़ या इसकी फोल्डिंग, और इसी रूप में वो एक शिक्षक को, एक वयस्क को देखना चाह रहे थे। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन व समर्थन करना, ठीक है। सो 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ तक ही हमारी आज क्लास है और इसको हम आज यहाँ पर वाइंड अप करेंगे। और सभी विद्यार्थियों से एक अनुरोध मैं ज़रूर करूँगा कि बेटा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। वो बहुत कम आप करते हैं, है ना, वो मेरी प्रेरणा का स्रोत है। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे लगता है कि आप एक्टिव हैं, क्योंकि शिक्षार्थी का सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सक्रिय रहेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए बहुत बेहतर काम करके देने वाला हूँ। दूसरी बात एक और कहूँगा कि अगली क्लास से, मैंने बोला ना कि अभी सीटेट का क्लास 1 मैंने किया हुआ है आज, आप देखिए यहाँ पे, आप देखिएगा कि आज मैं सीटेट की क्लास 1 ही कर रहा हूँ, ठीक। अब अगली क्लास 2 होगी, तो जिन विद्यार्थियों को सीटेट की प्रिपरेशन करनी है वो आज के बाद कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे। और कुछ कंटेंट थ्योरी आपके पीछे है, तो वहाँ जाकर के आपको जो टॉपिक समझ में ना आया हो अब तक, उसको आप दोबारा से वहाँ जाके पढ़ लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे देख लेंगे। और आगे मैं क्वेश्चन सीरीज़ के थ्रू ही आपको कंटेंट भी बताता रहूँगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, और लगभग सभी विषयों की पेडागोजी पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, पढ़ाई बेटा जरूर करते रहिए।